हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस सॉल्यूशन। आज हम आपके सामने इलाहाबाद की संधि पर चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने बक्सर का युद्ध पढ़ा था और पढ़ा था कि अंग्रेजों ने किस प्रकार भारतीय राजाओं की सम्मिलित सेना को पराजित किया। इस युद्ध में दो पक्ष शामिल थे। पहला पक्ष तो था अंग्रेजों का और दूसरी ओर से बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। यहाँ तक तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब आज हम इसके आगे की परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। यह तो हम जानते ही हैं कि बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए भारत में अपने साम्राज्य के स्थापित करने की दिशा में काफ़ी निर्णायक साबित हुआ था। अब इस युद्ध के बाद कौन कौन सी परिस्थितियां आई, आगे क्या घटनाक्रम स्थापित हुआ, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस युद्ध के पश्चात मीर कासिम भाग निकला। पराजित होने के पश्चात वह भाग निकला और उसने अपना जीवन घुमक्कड़ के रूप में बिताया और ऐसे ही उसकी मृत्यु हो गई। अब बचते कौन हैं? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। युद्ध में हार के पश्चात वे अंग्रेजों की शरण में चले गए और उसकी दया पर आश्रित हो गए। इधर इलाहाबाद की बक्सर की इस विजय का समाचार जब इंग्लैंड पहुंचता है तो वहां के शासकों का यह विचार था कि जिस व्यक्ति ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली है उसे ही इस साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए दोबारा भारत भेजा जाए। वह व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि पलासी के युद्ध का नायक रह चुका था। इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार भारत आता है और भारत में उसकी एक नई पारी की शुरुआत होती है। रॉबर्ट क्लाइव एक बड़ा ही कूटनीतिक व्यक्ति था और काफ़ी दूरदर्शी व्यक्ति था। भारत पहुंचने पर उसने देखा कि बंगाल की स्थिति काफ़ी अराजक हो चुकी थी और या यूँ कहें कि इस पूरे क्षेत्र की स्थिति ही ऊहापोह से भरी थी, असमंजस में थी। जनता भी बड़े ही कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही थी। तो इन सभी स्थितियों से निपटने के लिए उसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला दोनों के साथ अलग अलग संधियां की। मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 12 अगस्त 1765 को संधि की गई, जबकि अवध के नवाब के साथ 16 अगस्त 1765 की संधि की गई। मुगल सम्राट जो कि इस युद्ध में हार चुका था वह काफ़ी शक्तिहीन और प्रभुत्वहीन शासक बन चुका था। उसका शासन नाम मात्र का रह गया था। ऐसी स्थिति में वह यदि दिल्ली वापस जाता तो मराठे उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते और वह मराठों का कठपुतली शासक बन जाता। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आइए देखें रॉबर्ट क्लाइव ने क्या चाल चली। उसने उसे दिल्ली जाने से रोक दिया और इलाहाबाद में ही उससे एक संधि स्थापित कर ली। किससे? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद में ही संधि स्थापित कर ली, जिससे वह मराठों का जो नियंत्रण उसके ऊपर स्थापित हो जाता वह उसको रोका, या मराठे जो बार बार आक्रमण करते और अंग्रेजों को अपनी इस विजय का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। इससे निपटने के लिए उसने इलाहाबाद में ही सम्राट के साथ एक संधि कर ली। अब हम देखते हैं, अब हम क्रमशः इन दोनों संधियों पर चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं 16 अगस्त 1765 की संधि की, जो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ की गई थी। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। नवाब कड़ा और इलाहाबाद के इलाके मुगल सम्राट शाह आलम को दे देगा। युद्ध के हर जाने के रूप में 50 लाख रुपये कंपनी को दिए जाएंगे। बनारस के जागीरदार राजा बलवंत सिंह को उनकी जागीर में प्रतिस्थापित किया जाएगा। चुनार का क्षेत्र अंग्रेजों को मिल जाएगा। कौन प्रदान करेगा? अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। अंग्रेजों को बिना कर दिए अपने राज्य में व्यापार करने की छूट दे और जिसके बदले में आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेज अवध को सैन्य सहायता प्रदान करेंगे और नवाब उस कंपनी की उस सेना का खर्च उठाएगा। इस प्रकार यह संधि हो जाने के बाद अंग्रेजों को अनेक लाभ हुए। उन्हें 50 लाख रुपये मिले, चुनार का क्षेत्र प्राप्त हुआ। इसके साथ ही अवध से उसकी मित्रता स्थापित हुई, जो आगे काफ़ी लंबे समय तक कायम रही। इसके अलावा अवध में कंपनी की सेना का भी हस्तक्षेप हो गया। तो ये तो थी नवाब शुजा-उद-दौला के साथ की गई संधि। अब दूसरी संधि जो थी वह मुगल सम्राट शाह आलम के साथ की गई 12 अगस्त, या यूँ कहें कि यह पहली संधि थी, 12 अगस्त 1765 को की गई। इसके अंतर्गत अवध से कड़ा और इलाहाबाद लेकर मुगल बादशाह को दे दिया गया। बादशाह ने 12 अगस्त के फरमान से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी।
जिसके बदले में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वायदा किया। इस प्रकार 26 लाख रुपए प्रति वर्ष की शुल्क पर ही उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे महत्वपूर्ण प्रांत प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार क्लाइव ने अपनी कूटनीति से इन महत्वपूर्ण राज्यों पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली, और वह चाहता तो यहाँ प्रत्यक्ष नियंत्रण भी स्थापित कर सकता था, किंतु ऐसा करने पर के लिए अभी उसके पास ये कहें कि संसाधनों की कमी थी, मराठों के आक्रमण का भी भय था। इसलिए उसने काफ़ी कूटनीति के साथ ये दोनों ही संधियां की और अप्रत्यक्ष रूप से इन राज्यों पर अपना शासन स्थापित कर लिया, विशेष रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाकों पर। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की इन दोनों ही राजाओं के साथ, दोनों ही शासकों के साथ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार उसने बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किया और बंगाल की लूट कहें या बंगाल में या भारत के अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार उसने अपने पैर पसारने शुरू किए। आज की क्लास के लिए इतना ही। तब